देयर हंग अ डार्कनेस, कॉल इट सॉलिट्यूड से लेकर बाय डे एंड वर अ ट्रबल टू माई ड्रीम्स। तो वहाँ एक अंधेरा छाया हुआ था जिसे तुम अकेलापन या खालीपन कह सकते हो। कोई जानी पहचानी चीज़ नहीं बची थी, ना पेड़ की सुंदर तस्वीरें, ना समुद्र या आसमान, न हरे खेतों के रंग, लेकिन बड़ी बड़ी और शक्तिशाली आकृतियाँ जो जिंदा इंसानों की तरह नहीं थी, धीरे धीरे मेरे मन में घूमती रही, दिन में भी और मेरे सपने को भी परेशान करती रही। लेकिन जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों से उस हिस्से का हमें पता चलता है जब कवि एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे सब कुछ अंधेरा और खाली लग रहा है। उसे कोई भी जानी पहचानी चीज़ या सुंदर दृश्य याद नहीं आ रहे हैं। उसके मन में कुछ बड़ी और शक्तिशाली आकृतियां घूम रही है, लेकिन ये जिंदा इंसानों की तरह नहीं है, इसलिए वे थोड़ी डरावनी और अजीब लग रही हैं। ये आकृतियाँ दिन के उसके विचारों को और रात के उसके सपनों को परेशान करते हैं। यह एक ऐसा एहसास है, ठीक है, कि जो जब हम बहुत अकेले या उदास महसूस करते हैं और हमें अपने आसपास कुछ भी सब कुछ खाली और डरावना लगता है, यानी हमारी जानी पहचानी दुनिया भी बदल जाती है और हमें परेशान करने लगती है। अब आगे की लाइनें जो कि स्टार्ट होती है, विजडम एंड स्पिरिट टू द यूनिवर्स, thou soul that art the eternity of thought that gives to form and images of breath से लेकर and by the waters all the summer long तक हम देखेंगे। इस कविता की यह पंक्तियाँ ब्रह्मांड की बुद्धि और आत्मा के बारे में है। यह उस आत्मा के बारे में है जिसने विचारों को आकार और तस्वीरों को सांस दी और हमेशा चलने वाली गति दी। और यह सब बेकार नहीं था। मेरे बचपन की शुरुआत से ही दिन या तारों की रोशनी में तुमने मेरे लिए उन भावनाओं को आपस में मिला दिया जो हमें इंसान बनाती है। यह किसी मामूली या बुरी चीज़ से नहीं हुआ, बल्कि ऊंची और हमेशा रहने वाली चीज़ों से हुआ, जिंदगी और प्रकृति से, जिसने हमें शुद्ध किया। भावना और विचारों के तत्वों को मिलाकर और ऐसी सीख से, दर्द और डर दोनों से, हमने अपने दिल की धड़कनों में एक महानता को पहचाना। और यह दोस्ती मुझे थोड़ी सी दया से नहीं मिली थी। नवंबर के दिनों में जब धुंध घाटी के नीचे उतरती थी तो जंगलों के बीच एक अकेली जगह और भी अकेली लगती थी। आधी रात को और गर्मियों की शांत रातों में जब मैं कांपती हुई झील के किनारे से उदास होकर घर लौटता था तो ऐसी संगति मेरी अपनी थी। दिन और रात खेतों में और पूरी गर्मी पानी के पास, यह सब मेरा ही था। तो इस कविता की इन पंक्तियों में ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध के बारे में बता रहा है। वह कहता है कि ब्रह्मांड की बुद्धि और आत्मा ने उसके बचपन से ही उसकी भावनाओं को आकार दिया। यह किसी बुरी चीज़ से नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति की ऊंची और हमेशा रहने वाली चीज़ों से हुआ, जिसने उसे शुद्ध किया। उसके दर्द और डर दोनों का अनुभव किया, लेकिन इन सब ने मिलकर उसे अपने दिल में एक महानता महसूस कराई। उसे यह दोस्ती प्रकृति से मिली, खासकर अकेलेपन के पलों में, जैसे नवंबर की धुंधली रातों में या गर्मियों की शांत रातों में झील के किनारे। दिन और रात खेतों में और पूरी गर्मी पानी के पास बिताकर उसने प्रकृति के साथ एक गहरा नाता जोड़ लिया था। इस कविता की इन पंक्तियों से हमें सीखने को मिलता है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा सकती है और हमारे अंदर गहरी भावनाएं पैदा कर सकती है। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे। एंड इन द फ्रोस्टी सीजन व्हेन द सन वॉज सेट एंड विजिबल फॉर मैनी अ माइल से लेकर टू कट अक्रॉस द रिफ्लेक्स ऑफ अ स्टार तक। तो इन पंक्तियों में जो है, और ठंडी के मौसम में, कवि कहते हैं, और ठंडी के मौसम में जब सूरज डूब गया था और दूर दूर तक दिखाई दे रहा था तो झोपड़ी की खिड़कियां धुंध के अंधेरे में चमक रही थी। मुझे उनकी आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी, वह
हम सबके लिए खुशी का समय था। यह खुशी से भरा समय था। साफ और जोर से गांव की घड़ी ने 6 बजाए और मैं एक ऐसे घोड़े की तरह तेजी से भागा जो थकता नहीं और जिसे घर की परवाह नहीं थी, जिसके पैरों में लोहे की नाल लगी हो, जैसे कि हम चमकीली बर्फ पर फिसलते हुए शिकार के खेल खेलते थे। जंगल की खुशियाँ थी। गूंजता हुआ बिगुल, शिकारी कुत्तों का झुंड जोर से भौंक रहा था और खरगोश का पीछा हो रहा था। अंधेरे और ठंड में हम तेजी से भागे और किसी की आवाज़ खाली नहीं थी। शोर से चट्टानें भी गूंज उठी। पत्ते रहित पेड़ और हर बर्फीली चट्टान लोहे की तरह बज रही थी और दूर की पहाड़ियों से एक अजीब सी उदासी भरी आवाज़ उस शोर में घुल गई, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जबकि पूरब के तारे चमक रहे थे और पश्चिम में शाम का नारंगी आसमान धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। अक्सर उस शोर शराबे से दूर होकर मैं एक शांत जगह पर चला जाता था या मजाक में भीड़ को छोड़कर एक तारे की परछाई को तिरछी नज़र से देखता था। तो इस कविता में ठंडी के मौसम के बारे में बता रखा, जब सूरज डूबने के बाद भी झोपड़ी की खुशियाँ चमक रही थी। यह सबके लिए खुशी का समय था। गांव की घड़ी 6 बजाती है और बच्चे एक ऐसे घोड़े की तरह तेजी से भागते हैं जिसे घर की परवाह नहीं। वे बर्फ में फिसलते हुए शिकार का खेल देखते हैं जहाँ बिगुल बजता है और शिकारी कुत्ते भौंकते हैं। वे अंधेरे और ठंड में तेजी से भागते हैं और हर तरह शोर होता है। पत्ते रहित पेड़ और बर्फीली चट्टानें आवाज़ कर रही थी और दूर की पहाड़ियों से एक उदासी भरी आवाज़ आ रही थी। पूरब में तारे चमक रहे हैं और पश्चिम में आसमान का रंग बदल रहा है। कभी उस शोर से दूर होकर शांत जगह पर चला जाता है और तारों को देखता है। यह कविता ठंड के मौसम में बच्चों की मस्ती और प्रकृति के बदलते नज़ारों को दिखाती है। That fled and flying still before me gleamed से लेकर till all was tranquil as a dreamless sleep तक समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जो भाग गया था और अभी भी मेरे सामने घास के मैदान पर उड़ रहा था, वह चमक रहा था। और अक्सर जब हमने अपने शरीर को हवा के हवाले कर दिया था और दोनों तरफ की छायादार किनारे अंधेरे में तेजी से बहते हुए आए थे, लगातार घूमते हुए। फिर अचानक मैं अपने घुटनों पर पीछे झुका और अचानक रुक गया। फिर भी अकेली चट्टान मेरे चारों ओर घूमती रही, जैसे कि धरती अपनी रोज़ की गोल यात्रा करती हुई दिख रही हो। मेरे पीछे वे गंभीर पंक्ति में फैली हुई थी, कमज़ोर और कमज़ोर होती हुई, और मैं खड़ा होकर देखता रहा जब तक कि सब कुछ एक सपने रहित नींद की तरह शांत नहीं हो गया। यह कविता एक ऐसे पल की है जब कवि किसी चीज़ का पीछा कर रहा था जो उसके सामने घास के मैदान पर उड़ रही थी और चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रहा हो। दोनों तरफ के छायादार किनारे अंधेरे में तेजी से बह रहे थे। फिर अचानक कवि रुक जाता है और पीछे झुक जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे अकेली चट्टानें उसके चारों ओर घूम रही हो, जैसे धरती घूम रही हो। उसके पीछे चट्टानें एक लंबी पंक्ति में फैली हुई थी और धीरे धीरे धुंधली होती गई। कवि खड़ा होकर उस दृश्य को देखता रहा जब तक कि वह सब बिल्कुल शांत नहीं हो गया। जैसे गहरी नींद में सब शांत हो जाता है। यह कहानी एक ऐसे अनुभव के बारे में है जब कवि को गति और स्थिरता का अजीब एहसास होता है और अंत में सब कुछ शांत हो जाता है। यह हमें दिखाता है कि कभी कभी हमारी भावनाएं और आस पास की दुनिया हमें अजीब तरह से महसूस करा सकती है। ये प्रेजेंसेस ऑफ नेचर इन द स्काई एंड ऑन द अर्थ, ये विजन्स ऑफ द हिल्स से लेकर वर्क लाइक अ सी तक समझते हैं। अरे आसमान में और धरती पर रहने वाली प्रकृति की शक्तियों, अरे पहाड़ी के सुंदर दृश्य और सुनसान जगहों की आत्माएं,
क्या मैं सोच सकता हूँ कि जब तुमने मुझे बचपन के खेलों के बीच गुफाओं और पेड़ों पर, जंगलों और पहाड़ों पर और हर चीज़ पर अपनी छाप छोड़ी, तो तुम्हारा कोई मामूली सा इरादा था? तुमने मेरी इच्छाओं के खतरों के निशान हर जगह बना दिए और इस तरह तुमने पूरी धरती की सतह को जीत और खुशी के साथ, उम्मीद और डर के साथ एक समुद्र की तरह बना दिया जो हमेशा हिलता रहता है। इस कविता में कवि प्रकृति की शक्तियों के बारे में बता रहा है जो आसमान और धरती पर हर जगह मौजूद है। वह पहाड़ियों के सुंदर दृश्यों और सुनसान जगहों की आत्माओं को याद करता है। कवि सोचता है कि जब प्रकृति ने उसे बचपन से ही प्रभावित किया, चाहे वह गुफाएं हो, पेड़ हो, जंगल हो या पहाड़, तो क्या उसका कोई साधारण सा मकसद था? प्रकृति ने उसकी इच्छाओं में खतरे के निशान हर जगह छोड़ दिए और इस तरह प्रकृति ने पूरी धरती को एक समुद्र की तरह बना दिया जिसमें जीत और खुशी की लहरें उठती है और उम्मीद और डर की गहराई भी होती है जो हमेशा गतिशील रहती है। इस कविता में हम देखते हैं कि प्रकृति की शक्तियाँ हमारे बचपन से ही हमें प्रभावित करती है और हमारी भावनाओं को आकार देती है। यह हमें खुशी और उम्मीद भी देती है और कभी कभी डर भी महसूस कराती है, जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती रहती है। तो नेक्स्ट लाइन हमारी स्टार्ट होती है, नॉट यूजलेसली एम्प्लॉयड माइट आई परस्यू दिस थीम थॉट एवरी चेंज से लेकर बाय द स्ट्रोम तक समझेंगे।